लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला देखा था कि प्रोसीजरल फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने बताया था क्या होता है। एक बड़ी प्रॉब्लम को हम जो है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब प्रोग्राम्स में तोड़ते हैं, तो जो सब प्रोग्राम्स होते हैं उनको फंक्शन कहा जाता है। छोटे प्रोग्राम्स के लिए जो लो लेवल या जिसे कहते हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे उनके लिए ये बढ़िया था। ठीक, क्योंकि क्या होता था एक बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे उसमें डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिफरेंट फंक्शन बना देते हैं। अब सपोज आपने मैंने कहा ग्लोबल वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए कहीं पे। ग्लोबल वेरिएबल मतलब पूरे प्रोग्राम में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो कंसेप्ट ही था वो इसमें था फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो क्या हो रहा था कि कोई भी जैसे सपोज मैं चाहता हूं कि सम प्रोडक्ट दोनों क्या कर पाए, इसे एक्सेस कर पाए। तो क्या होता था कि ये दोनों तो एक्सेस कर ही लेंगे, लेकिन साथ में जो इससे इससे जुड़े जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, इसे एक्सेस कर पा रहे थे। अब मैं चाह रहा था डिवाइड एक्सेस ना कर पाए फंक्शन, तो लेकिन ये भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। एक्सेस कर सकता है मतलब यूज भी कर सकता है और इसको चेंज भी कर सकता है अगर आपने कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ है। अब आप कांस्टेंट बना देंगे तो ये सम भी चेंज नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट भी चेंज नहीं कर पाएगा। आप चाहते हैं कि सम जो है वो चेंज कर ले, सम फंक्शन जो है वो इसको यूज भी कर सके और चेंज भी कर सके। प्रोडक्ट फंक्शन सिर्फ इसे यूज कर सके, चेंज ना कर सके। और डिवाइड तो इसे देख भी ना सके, यानी यूज भी ना कर सके, और चेंज तो दूर की बात, चेंज भी ना कर सके। तो ये तीनों जब रिक्वायरमेंट आई तो ये रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि इसमें तो भाई सब कुछ क्या था, ओपन था। अब सपोज एक्सेस जब आपको यूज करने के लिए दिया जा रहा है और चेंज करने के लिए, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी का क्या हो रहा था, इशू हो रहा था। तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए और हमने क्या लाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आया। इसमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया, बस सीधे इसमें ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो सीखना है बस। अच्छा, इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक, टॉप डाउन मतलब एक बिग प्रॉब्लम छोटे छोटे उसमें क्या हो रही, डिवाइड। एक बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली, वो छोटे छोटे उसमें क्या हुई, डिवाइड हुई। तो डिवाइड करते जाना है। अब ये भी अगर सम भी काफी बड़ा हो गया तो ये भी सब प्रोग्राम्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, कि अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसे बोलते थे टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे जाने वाली अप्रोच कहते थे। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो कौन यूज कर रहा है, सी प्लस प्लस यूज कर रहा है, जावा, पीएचपी, पाइथन, सब इसी को यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्लास लिखते हैं। ठीक, तो जो क्लास होती है, देखो उस पहले हम क्या लिखा करते थे, स्ट्रक्चर लिखा करते थे। तो इन दोनों में भी डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास दोनों सेम है। बस क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन नहीं लिख सकते थे, यानी कि इसके अंदर आप अगर कोई फंक्शन लिखना चाहें तो फंक्शन आप नहीं लिख सकते थे। फंक्शन नहीं लिख सकते थे इसके अंदर। यही चीज क्या हुई, इसी को क्या किया, क्लास ने दूर कर दिया। आप इसके अंदर वेरिएबल भी बना सकते हैं और फंक्शन भी बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसके जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे, चाहे वो स्ट्रक्चर के अंदर हो आप एक्सेस कर सकते थे। मैंने एक्सेस करके दिखाया भी था बकायदा। ए को आप मेन से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर का एक क्या बना दूं, वेरिएबल बना दूं, तो क्या बनता था, वेरिएबल कैसे बनता था, एक्स वाई जेड, जेड एक्स स्ट्रक्चर का नाम, और उसका आपने वेरिएबल बना दिया एक्स। ठीक, अब आप यहाँ से एक्स एक्स डॉट ए करें तो ये आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे अगर चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप अगली लाइन में लिख देंगे एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 22, तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब यहाँ पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लें इसके, तो कोई भी आपका, अगर आपने वाई भी बना लिया, इसके वेरिएबल वाई इसमें बोलते हैं वेरिएबल, तो आपने क्या किया, वेरिएबल बना दिया, तो वाई डॉट ए भी आप क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक्सेसिबल है,
कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नॉन एक्सेसिबल बना सकते हैं बाहर से। यहाँ पे आपने मेन लिखा, आपने जैसे इसे प्राइवेट किया, प्राइवेट किया मतलब प्राइवेट और ये कोलन लगाया, इसके नीचे जब तक आप कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफाई नहीं देंगे, सारे प्राइवेट रहेंगे। प्राइवेट मतलब ये इसी क्लास के अंदर ही यूज होंगे। जैसे अगर स्ट्रक्चर में भी प्राइवेट का कंसेप्ट आता तो यानी कि ये यहीं तक यूज हो पाता, यहाँ नहीं यूज हो पाता। तो वैसे ही क्लास के अंदर यहाँ तो ऐसा है नहीं, लेकिन क्लास के अंदर क्या है, आपका प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स लिखेंगे और फंक्शंस लिखेंगे वो आपके यहीं तक एक्सेसिबल होंगे, ये वाला इस पोर्शन में, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ चीज आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं कि सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट के अंदर इसमें रख सकते हैं। तो ये एक नया इसमें कंसेप्ट था। दूसरा था कि इसमें आप फंक्शन और किसको, वेरिएबल्स को एक साथ क्लब करके रख सकते थे। जैसे मैं चाह रहा था कि भाई सम फंक्शन और ए और बी जो वेरिएबल है, इनको मैं एक साथ यूज कर पाऊँ। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूं इन अ क्लास स्ट्रक्चर में, तो ये हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर क्लास के अंदर लिखूं तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास बना सकता हूँ, क्लास, और वहां पे लिख दूं सम, या कोई भी लिख दूं, क्लास एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, आपके वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ। वेरिएबल मतलब ए और बी वेरिएबल बन सकते हैं, और फंक्शन क्या था मेरा, सम, जो इनको यूज कर सके। तो ये फंक्शन को मैंने एक साथ बना दिया। तो ये इसका क्या हो गया, इस वाले का सॉल्यूशन हो गया, जो मैं ये चाहता था इसका, ये एक सॉल्यूशन हो गया। इस पोर्शन का ये वाला सॉल्यूशन हो गया। भाई मैं यही चाहता था ना यहाँ पे, कि ये जो सम फंक्शन है ए बी को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ए बी, ए बी सी अगर तीनों करना है तो तीनों भी कर सकते हैं, तो इनको एक्सेस कर सके। तो मुझे जो है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सुविधा मिली नहीं। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में क्लास का जब यूज किया, तो क्लास में आप बना सकते हैं, एक सेपरेट क्लास बना लें, उसके अंदर आप क्या कर सके, ए बी रखें, ए बी सी रखें, और जो फंक्शन उसे कॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट चाहते हैं तो प्रोडक्ट का आप अलग क्लास बना देंगे, उसमें क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो, प्रोडक्ट भी इसे एक्सेस कर सके, तो आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो अब ये भी हो गया। अब आप चाहते हो डिवाइड ना कर सके, तो यार डिवाइड नहीं लिखो, यहाँ पे डिवाइड नहीं लिखेंगे तो ये इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगा। डिवाइड अलग क्लास के अंदर रखें, तो ये सब चीज क्या हुई, धीरे धीरे ये क्या हुआ आपका, ये इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में मैंने बताया था कि सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे बिल जनरेट करना है शॉपिंग मॉल के लिए। तो बिल जनरेट होगा इस तरीके से, ये मैंने लिए, ठीक। तो जो ये एक पूरा रिकॉर्ड क्या है, इस रिकॉर्ड को आप क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है आपके क्या करता है, आपको मदद करता है। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में मैं थोड़ा लिख भी दूं कि ये थोड़ा नीचे चला गया होगा ना। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में क्या लिखूंगा, इसके बारे में मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे कि इट हेल्प्स us to map real world entities into objects। इसको ध्यान से देखें, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट में मैप करने में ये क्या करता है, हमारे मदद करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। रियल वर्ल्ड क्या है, रियल वर्ल्ड की एंटिटीज, अगर कोई बोले रियल वर्ल्ड की एंटिटीज क्या है,
तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, बात आरडीबीएमएस में पढ़ा होगा। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज, ठीक, ये एक एंटिटी है। इस तरीके से आप कुछ भी ले लें, मोबाइल ले लें, ये एक एंटिटी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरीके से काफी आप क्या कर सकते हैं, जैसे यही है, अब ये आइटम है पूरा, तो ये बिल जनरेशन है इसके लिए पूरा, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एक बिल है, वो भी क्या आपकी एंटिटी, मतलब जो रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है वो मान के चले। आप बोलें कि एक एक हमारा यूनिवर्सिटी है, वो भी क्या एक एंटिटी है, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो। आपका क्या है, कॉलेज है, वो एक एंटिटी हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स में मैप। देखो, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि आपसे बोला जाएगा यार प्राइम नंबर बनाए, वो सब क्या है आपके लॉजिक जो है डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं, जितने भी हैं ये सब चीजें हैं। जब आपके पास प्रोग्रामिंग आती है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं कहीं पे, तो प्रोग्राम जो है आपके पास क्या आ सकता है, सॉफ्टवेयर जब भी बनाने को आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि ये छोटे छोटे मोटे, आपको क्या होगा, रियल वर्ल्ड के क्या होंगे आपके पास, प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपको बोला जाएगा कि स्टूडेंट का डेटा मैनेज कीजिए, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी है, मतलब आप एक जो फिजिकली प्रेजेंट है, स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है ना कि स्टूडेंट है, हाँ, तो इस स्टूडेंट का पर्टिकुलर डेटा, जैसे आधार है, आधार में हर एक क्या होगा, जितने भी यहाँ इंडियन सिटीजन्स होंगे उनका एक डेटा होगा, तो वो एक रियल एंटिटी है ना, कि एक क्या है, जो सिटीजन है इंडिया का, वो क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन इज ऑल्सो एंटिटी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पर्सन भी डाल सकते हैं कि ये क्या है, एक एंटिटी है। तो इनकी डिटेल, अब ये इनकी डिटेल आप कैसे स्टोर करेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका रियल वर्ल्ड का एक एंटिटी होगी, उसकी डिटेल को आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो यानी कि अब आपके आप प्रॉब्लम आ गई, उसकी डिटेल आपने स्टोर करनी है, तो वो डिटेल को आप किसकी मदद से करेंगे, ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। अब वो क्या होगा, एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी पूरी एक डिटेल क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, उसको मैप करना है, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट में मैप करने के लिए जो हमें टूल मिलता है, वो देता है हमें कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट है, एम्प्लॉयज है, आप बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज में आपको क्या, एम्प्लॉयज जितने भी हैं, मतलब जितने भी वहाँ काम करने वाले हैं, उनका डिटेल आपको स्टोर करनी है। बोला जाएगा कि मोबाइल, कितने सारे तो मोबाइल है, मोबाइल की डिटेल आप स्टोर कीजिए। तो आप जैसे ही डालेंगे कि भाई ये वाले मोबाइल, सर्च करना चाहेंगे कि ये वाला मोबाइल की मुझे जरा स्पेसिफिकेशन बताओ, तो स्पेसिफिकेशन कैसे बताएंगे आप, जब तक आप उस मोबाइल की डिटेल स्टोर ना कर पाए। जैसी बिल है, बिल आपको जनरेट करना है, तो बिल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स, वो आपको लिखने हैं। यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो कॉलेज में भाई कितने आपके ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स की डिटेल निकाल के दो। तो ये सब क्या होंगे आपके, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो रियल वर्ल्ड जो भी एंटिटी है, उसके उसको क्या करना होता है आपको, ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है, मैप करना पड़ता है। तो ये क्या देता है, ये कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको देता है कि आप रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को, यानी ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, है ना, इन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व करने की टेक्निक भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इट ऑल्सो प्रोवाइड us to solve real world problems। ठीक, देखो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, आपने बोला कि स्टूडेंट की डिटेल मुझे जो है निकाल के दीजिए। भाई मैं एक सॉफ्टवेयर चाह रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँ, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल स्टोर करूँ, और वक्त आने पे किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल को मैं निकाल सकूँ। तो ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई, अब आपको इसको सॉफ्टवेयर से क्या करना है, वो कह रहा है आप इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए। अब आप बोल रहे हैं यार सॉफ्टवेयर तो मैं बना लूंगा, तो लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करूँ।
अब आप उसके लिए ये वाली भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड। अब आप देखेंगे फंक्शन ओरिएंटेड से मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आपको क्या लगेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा आपके प्रोग्राम को। और फिर उसमें जो है बोलेगा कि भाई स्टूडेंट की जो डिटेल है वो कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे हो ही रहा है ना आजकल की, भाई आपके जो फेसबुक पे डेटा आप डाल रहे हैं वो बोल रहे हैं लीक नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अगर आप इससे बना लेंगे तो लीक होने के डर है। तो आप कहेंगे कि भाई ये सारी चीजें आप जब ध्यान में रखेंगे तो आप बोलेंगे यार कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर लेता हूँ। तो उसमें आपके पास सी, जावा, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, पाइथन, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यार हाँ ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास ये स्टूडेंट की डिटेल है उसको एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करूँगा, मैप करने का एक तरीका निकालूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जब मैंने आपसे कहा, देखो इसके अगले उसमें मैं बताने वाला हूँ, ये सारा काम करने वाले हैं। स्टूडेंट की डिटेल हम निकालेंगे, ठीक, स्टूडेंट की डिटेल हम जरूर निकालेंगे। ये पूरा क्या है, कौन बोल रहा है? अच्छा, स्टूडेंट की डिटेल्स, अच्छा ये वाला पोर्शन, हाँ ठीक ठीक ठीक। फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट की डिटेल। हाँ, तो स्टूडेंट में क्या करेंगे ना, जैसे सपोज आपको बोला गया कल को, आप किसी, आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपसे कहा गया कि भाई आप क्या करें, एक इंस्टीट्यूट ने कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट में 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, आपसे कहा गया 500 स्टूडेंट्स है, 500 स्टूडेंट्स की डिटेल मुझे क्या करनी है, स्टोर करनी है। 500 स्टूडेंट की डिटेल मुझे स्टोर करनी है। अब वो डिटेल्स क्या होंगी, वो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्या डिटेल होती है उनको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में क्या टर्मिनोलॉजी में क्या उसे टर्म दिया जाता है, वो सब बताएंगे। तो उसने कहा कि भाई 500 स्टूडेंट की डिटेल मुझे स्टोर करनी है, और वक्त आने पे सपोज मैं कहूँ कि भाई मुझे रोल नंबर जो है 25 या 25 का मुझे क्या करना, पूरा डेटा देखना है, तो मैं वो देख सकूँ, ठीक। अब आपसे जब ये कहा गया तो अब आप, आपके पास प्रॉब्लम आ गई कि मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर कराना है, और वहां से जो है जो भी यूजर जो भी चाहता है वो वाली डिटेल वो देख सके बाद में। तो अब आप उसके लिए सबसे पहले जब आप प्रोग्राम, जब आप बोलेंगे कि भाई मैं सॉफ्टवेयर बनाने को तैयार हूँ, तो अब आप देखेंगे कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो। तो आप सी भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी यूज करते हैं, जावा, जो भी यूज करना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है वो किससे ज्यादा जल्दी हल होगा, किससे ज्यादा मुझे जो है बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे मुझे कोडिंग लेस करनी पड़ेगी, कहाँ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये जितने भी आपके ये पैरामीटर्स हैं, इन पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इन पे खरा उतर रहा है, ये सारी चीजों में। अब आप बोलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम जो है इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने को इससे भी बन जाएगी, सी से भी बन जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका पहला जो मैंने बोला, एक तो सिक्योरिटी इशू होगा, ठीक, डेटा क्या कर सकता है आपका, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसमें। दूसरा आपसे क्या कहा जाएगा कि आप जो है इसमें जो है सेपरेट नहीं कर पाएंगे किसी भी, मैं भी बताऊंगा आगे कि किस तरीके से सेपरेट किया, जैसे मैंने ये बोला ना सम और ए बी, ये इसे एक्सेस करना चाह रहा था, तो यहाँ पे मैंने उसको सेपरेट क्लास बना दी, तो इस तरीके से सेपरेट करने का हमें मिल नहीं पाएगा इसमें। देखो इसमें क्या हुआ कि ए बी इज ये दोनों वेरिएबल है, और ये क्या है, आप ये जो है ये है आपके फंक्शंस। तो वेरिएबल और फंक्शंस को एक साथ क्लब करने का तरीका जो है सी में है नहीं, स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और फंक्शन को अगर आप बाहर यूज करेंगे तो फिर जो है आपके पास, वैसे भी इसमें तो जो है आपके पास क्या होगा, कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो फंक्शन अगर आप बाहर लिखेंगे, स्ट्रक्चर के बाहर, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्ट्रक्चर लिखेंगे कहीं पे भी,
ये आप ध्यान रखें कि कहीं भी आप लिखते हैं तो आप एक ही स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो होता है, जितना मैं कराता हूँ, ये इतना नहीं होता है कभी भी कि भाई 50 लाइन ऑफ कोड का हो, हजारों लाइन ऑफ कोड का होता है। तो उसमें ऐसे ऐसे 25-30, या आप मान के चलें 100 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो 100 स्ट्रक्चर के 100 फंक्शंस। अब फंक्शंस कहाँ किसके कहाँ कहाँ लिखता हूँ। तो इसीलिए क्लास ने हमें क्या किया, ये प्रोवाइड किया है कि भाई आप क्या करें, मेथड्स, और मेथड्स मतलब फंक्शंस, और जो आपके वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं। सहूलियत दी है ये वाली हमें कि भाई आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो तब पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या है इसमें। अब देखो, ऑब्जेक्ट में मैप करना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की मैपिंग बता रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे, जब मैंने उस दिन करवाया था आप, अब देखो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम आई, जैसे अब देखो वहां पे मैंने प्रॉब्लम की बात की, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई सपोज, तब मैं क्लास और उसके बारे में बताता हूँ। प्रॉब्लम आ गई कि आपके पास क्या है, एक बिल जनरेट करना है शॉपिंग मॉल से। आप क्या खरीदते हैं, मैंने बताया था घर में करना, लेकिन अभी नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। आपसे कहा गया कि आप क्या करें, बिल जनरेट करें किसी भी शॉपिंग मॉल के लिए। तो उसमें इस तरीके से बिल जनरेट होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, आइटम होगा जो आप खरीदते हैं, उसका आईडी होगा, उसका नाम होगा, कितना आपने खरीदा, एक की प्राइस कितनी है, और टोटल की प्राइस कितनी है। ठीक, ये आपने इस तरीके से बनाना था। तो ये रियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम हो गई आपके पास, मतलब रियल वर्ल्ड मतलब जो आम जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है, थ्योरेटिकली नहीं है कुछ, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं कि हाँ इस तरीके से होता है। अब इसको आपको बनाना है। तो इसमें जब भी आप बनाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप कैसे कैसे टैकल करेंगे, कि ये जो है ये एक रिकॉर्ड, यानी एक पूरे आइटम का रिकॉर्ड हुआ ना, ये पूरा, ये दूसरे आइटम का रिकॉर्ड हुआ, ये तीसरे आइटम का रिकॉर्ड हुआ, इस तरीके से हुआ। एक आइटम के रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड को आप एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे हमेशा, दूसरे आइटम के रिकॉर्ड को आप दूसरे का दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसी तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे अगर आपके पास 25 आइटम है तो आपके पास 25 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट्स तो आपने इनको नाम दे दिया, लेकिन ये बनेंगे कैसे, इनको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट चाहिए कि कैसे बनेगा। ऐसे तो बन नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बन जाएगा ऐसे। तो उसके लिए मुझे पहले ये बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो वो ब्लूप्रिंट आप कैसे तैयार करेंगे, सपोज आपने इसको दे दिया नाम आइटम, क्लास क्या ये क्या हो गया, आइटम्स हो गए, है ना। अब आपने क्या किया, क्लास ले ली एक, तो इसको आपने आइटम मान के चल लिया, और इसमें आपने क्या किया, क्लास आइटम बना दी। आप चाह रहे हैं कि ये कोई एक्सेस ना कर पाए आईडी, नेम। देखो इसमें क्या होगा, अब आपको दो चीजें, सबसे पहले जब आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप इसे क्या करेंगे, इसकी क्लास जब बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है इसमें वेरिएबल कौन से हैं और फंक्शन कौन से। वेरिएबल कैसे बनाओ, मतलब फंक्शंस वो होते हैं जो वेरिएबल की मदद से कोई टास्क हम करते हैं। इसको आप इस तरीके से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा एक और बार और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। देखो क्लास और ऑब्जेक्ट ही सबसे मेन है इसमें। तो यहाँ पे एंटिटी सब समझ गए। एंटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं
एट्रीब्यूट्स और दूसरा होते हैं बिहेवियर। ये समझ लें, एंटिटी मतलब कोई सी भी जो रियल वर्ल्ड की कोई भी एंटिटी, किसी भी आप उसको बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, और सी प्लस प्लस की भाषा में वेरिएबल्स बोल सकते हैं। बिहेवियर को आप बोलते हैं कि भाई जो इन फंक्शंस बोलते हैं। सी प्लस प्लस की मदद में क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस की भाषा में क्या बोलते हैं, इसे एक फंक्शंस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है हमारे लिए बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की मदद से आपका कोई पर्टिकुलर टास्क वो परफॉर्म करके देता है। इसमें अब आपको देखना है एट्रीब्यूट्स और फंक्शन। देखो अब आइटम आईडी है, तो ये क्या हुई आपकी, ये इसकी प्रॉपर्टी हुई आइटम की। एक क्या हुई है, आप जब कोई आइटम खरीदने जा रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी में शामिल है। प्रॉपर्टी हुई ना कि एक आइटम है तो उसका एक आइटम आईडी होगा, तो ये वेरिएबल हो गया। उसका एक नाम होगा, तो नाम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी उसकी, तो क्वांटिटी होगी। ये कहीं से कैलकुलेट होके तो नहीं आएगी, नहीं, आप टाइप करेंगे ना। जो चीज आप टाइप करेंगे, क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने, दो खरीदी। उसका प्राइस कितना है, ये भी क्या हुआ आपका, ये सारे वेरिएबल्स हुए, ये इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। अब जैसे ही बोला कि टोटल कितने इसके पैसे हुए, अब ये टोटल तो आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, ये वाला पोर्शन कि नहीं जी 60 हो गए। ये कैलकुलेट होगा किसकी मदद से, प्राइस और क्वांटिटी की मदद से आप ये निकालेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो। इसीलिए मैंने क्या किया, इंटीजर में मैंने आइटम आईडी ले ली, स्ट्रिंग में उसका नाम हो गया, फ्लोट में क्वांटिटी हो गई, या फ्लोटी में प्राइस हो गई। तो ये तो हो गए, क्या हो गए आपके वेरिएबल्स। और ये वाला हो गया फंक्शन। टोटल, टोटल इज अ फंक्शन। तो फंक्शन को आपने टोटल बना लिया। और टोटल कैसे निकलेगा, टोटल आपका निकलेगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दिया यहाँ पे। एक्चुअल में जो जितने भी आप वेरिएबल्स यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्कोप आपको पता है। तो ये क्लास जब मैंने बना दी, देखो, तो जब तक मैंने क्लास नहीं बनाई तब तक क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब आपका एक नक्शा है, इसकी मदद से अब आप ये बना सकते हैं। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, इसको मैं अब थोड़ा सा छोड़ता हूं, और तुम्हारे पास आके तुम्हारे को अब मैं ये बता देता हूँ कि थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकता हूँ, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थोड़ा कंसेप्ट सिखा देता हूँ क्या क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे हम किसमें, अपने उसमें एडिटर में जाके, आईडी में जाके। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है आपका इनकैप्सुलेशन, या फिर डेटा हेडिंग बोल देते हैं, पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, हाइडिंग। दूसरा है इसमें इनकैप्सुलेशन। तीसरा है इनहेरिटेंस। चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। कंसेप्ट बोलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पूछे जाते हैं आपसे, एक एक करके इनको हम देखेंगे। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, वो इन चार फीचर्स को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। मतलब उनमें ये चार फीचर्स होंगे ही होंगे। सी प्लस प्लस अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी पाएंगे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म भी पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा हेडिंग क्या है। इसमें बोला जाता है कि हाइडिंग
नॉन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम यूजर, इसे ये समझ लो। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, या इंपॉर्टेंट डिटेल्स या फिर डेटा बोल रहे हैं ना, समझेंगे जरा इसे, इन कंसेप्ट को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये कैसे इसे यूज वो कर रहे हैं, फॉलो कैसे कर रहे हैं। तो हाइडिंग मतलब जैसे आपने देखा है कि आप कार चलाते हैं, तो कार चलाने में क्या हुआ, जब आप कार चलाते हैं तो आप चाबी से या कीलेस एंट्री होती है जो भी है, आप ऑन करते हैं, बटन दबा के ऑन करते हैं ना। तो जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो आपको तो गाड़ी चलाने से मतलब है, जैसे आप गियर लगाते हैं, ब्रेक मारते हैं, ये सब करते हैं। तो आपने गाड़ी ऑन की, तो आप यूजर है तो आपको मतलब होना चाहिए कि गाड़ी कैसे मेरी ऑन, मतलब ये कि गाड़ी मेरी ऑन होनी चाहिए, बस इग्नाइट होनी चाहिए। अब जो उसके अंदर के जो फीचर्स हैं कि भाई वो जब आपने बटन प्रेस किया तो कहाँ से आपका सिग्नल कहाँ गया, कैसे आपका जो है पेट्रोल बर्न हुआ, कैसे उससे एग्जॉस्ट उसमें से पावर जनरेट हुई, जब आपने गियर लगाया तो गियर जब आपने फर्स्ट गियर में डाला तो कैसे उसकी जो चेन्स है वो आपस में क्या हुई, कोलाइड हुई, कहाँ वो कैसे कैसे अंदर का जितना काम है इंजन का, वो आपको पता चलता है या नहीं चलता। कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे भी बताओ भाई कि ये जो है इंजन कैसे काम कर रहा है। मैं एज अ यूजर आपको ये होना चाहिए कि बस आपका काम होना चाहिए, आप बटन दबाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि नहीं जी ये अंदर जो है इसके इंजन में कैसे काम, तो जो इंजन है वो क्या है, यूजर से हाइड है। जो गियर का पूरा सिस्टम है, जब गियर लगाते हैं वो पूरा हाइड है, ब्रेकिंग सिस्टम आपसे पूरा हाइड है। तो यूजर को सिर्फ क्या करना, उतना ही दिखाना जितना कि उसके मतलब का हो। इसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसी को मैं सॉफ्टवेयर की भाषा में बोलूँ, तो आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया, किसी वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हैं आप, या जीमेल पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो अब आपने वहाँ पे अपनी डिटेल भरी, आपने बटन प्रेस किया, आपको बोलता है कि भाई आप क्या हो गए, रजिस्टर हो गए हमारी वेबसाइट पे, या ईमेल आईडी आपकी जनरेट हो गई। तो अब आप आपको मतलब ईमेल आईडी जनरेशन से है कि भाई जैसे आपके पास, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं जब मैं बटन दबा रहा हूँ तब क्या हो रहा है। जो यूजर है जीमेल का वो ये थोड़ी ना पूछेगा जीमेल से कि नहीं भाई ये जब मैंने बटन दबाया तब क्या हुआ। उसको तो ये होना चाहिए कि मैंने सारी डिटेल फिल कर दी, सही कर दी, अब मैंने बटन दबाया तो मुझे मेरी ईमेल आईडी जनरेट होकर मिल जानी चाहिए। तो जो ये पीछे की जो कोडिंग आपने की है, ये जो कोडिंग है, ये आप यूजर को दिखाना चाहेंगे, नहीं, यूजर इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। यूजर बोले मुझे इससे क्या मतलब, मेरे को सिर्फ मेरा काम होना चाहिए। तो ये होती है आपकी नॉन इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट जो भी जितनी भी आपकी जो है यूजर से रिलेटेड जो डेटा है वही आप यूजर को दिखाएं, अदरवाइज जो है उसको आप क्या करें, हाइड कर दें। तो ये डेटा हाइडिंग का फीचर होता है, तो ये इसका पहली प्रॉपर्टी। तो आप ये किताब से पूरा पढ़ लेंगे, इसमें पूरा एक जानकारी होगी इसमें। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का ओवरव्यू बता दिया। अब ये इसमें कैसे एक्सेस करते हैं ये हम बताएंगे, कि ये जो है सी प्लस प्लस में कैसे जो है इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, दूसरा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स एंड their बिहेवियर इनटू वन सिंगल यूनिट। अब आप उसे एट्रीब्यूट्स बोले या वेरिएबल्स, या आप बोले क्या, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इनटू वन यूनिट। एक यूनिट में आप उसको कैसे बाइंड करेंगे, एट्रीब्यूट्स और उनके फंक्शंस। देखो एट्रीब्यूट हो गए, एट्रीब्यूट आपके वेरिएबल्स हो गए, और जैसे ही आपने यहीं पे था तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ये इसका फंक्शन हो गया। तो ये अलग तो नहीं है ना इससे, इन दोनों को एक साथ कैसे बाइंड करूं, वेरिएबल्स और फंक्शन जो उस वेरिएबल का यूज करके कोई
पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक साथ कैसे बाइंड किया जाए। तो इनको भी आपको बाइंड करना है, इसका मतलब यह है कि इनको बाइंड करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो इसको बोला जाता है बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स इन देयर बिहेवियर इनटू वन सिंगल यूनिट, या बाइंडिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शन इनटू वन यूनिट। एक यूनिट में उनको बाइंड करने को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो ये यहाँ पे किसकी मदद से होता है, क्लास की मदद से। कैसे अचीव होता है, अचीव्ड थ्रू क्लासेस। क्योंकि क्लास आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सके, वेरिएबल और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में लिख सके। ठीक, अब आता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सपोज आपके पास क्या है, जैसे आप कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, तो सपोज आपने बनाया, आपके पास आया प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आपने पूरी लाइब्रेरी मेंटेन करनी है। तो आपको कहा गया कि भाई आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करें, ये प्रोजेक्ट बनाएं। और ये प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिया है GPNNGR, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर से। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको हमारे संस्था ने कहा कि आप क्या बनाएं, एक हमारी लाइब्रेरी के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। तो आपने बनाया, तो दो डेवलपर थे। अगर आप उसे सी में बनाएंगे, C+C में, ठीक, आप सी में भी बना सकते हैं और उसे C++ में भी बना सकते हैं। C++ में बनाया तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज किया, यहाँ पे आपने फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया। आपने बना लिया, सपोज आपने दोनों तरीकों से बना लिया, एक इससे एक इससे। अब कल को क्या हुआ, आपको इसमें टाइम लग गया करीब 6 महीने का। अगली बार क्या हुआ कि आपको सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बोला, किसने, अब आपको बोला गया है कि भाई जीपी देहरादून ने बोल दिया कि अब ऐसा करो यार, तुमने उनके लिए बनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, अब हमारे लिए भी बना दो। तो अगर आपने सी में बनाया है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फुल कोडिंग जो है दोबारा से लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर यहाँ पे आपको 6 महीने लगे थे, देखो, अगर यहाँ पे आपको 6 मंथ लगे थे, तो आपको यहाँ पे भी कितने लगेंगे भाई, क्योंकि सेम कोडिंग आपने लिखनी है पूरी, कॉपी पेस्ट मार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ फीचर्स इसके अलग, कुछ उसके अलग। तो आपको 6 मंथ यहाँ पे भी लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने C++ में बनाया या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से बनाया, तो इसमें आपके पास क्लासेस का कंसेप्ट है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें से जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें से आपके पास करीब ऐसा है कि 50 क्लासेस ऐसी हैं जो कि क्या है, सेम है। भाई ये जो है सिर्फ उसमें नाम और ये सिर्फ चेंजेस करने। तो आप ये वाली 50 क्लासेस यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। 50 क्लासेस जो है सेम है इसकी तरह, किसकी, GPNNGR की तरह। देखो सेम ही तो होगा, जब पॉलिटेक्निक सेम है तो कुछ चीजें उसमें सेम होंगी, सिर्फ नाम का फर्क होगा। तो यानी जो मैंने क्लासेस बनाई, उन क्लासेस में क्या है, 50 क्लासेस जो है उसमें से सपोज इसमें करीब आपकी 200 क्लासेस थी बनाई हुई इस प्रोजेक्ट में, तो उसमें से 50 क्लासेस सेम आई। तो आप इन 50 क्लास को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इस रीयूजेबिलिटी को क्या बोलते हैं, आप इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव होती है, थ्रू इनहेरिटेंस।
अब आपको यहाँ पे कितना टाइम लग गया, यहाँ पे आपने उसे 3 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कुछ कोड आपका सेम था, उस कोड को आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, आपने रीयूज कर दिया इनहेरिटेंस की मदद से। तो ये आपका इनहेरिटेंस का क्या है, एक बहुत बड़ा यूज है। तो इनहेरिटेंस होता है कि एक्सेसिंग सुपर या एक्सेसिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ सुपर क्लास बाय सब क्लास। एक्सेसिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ सुपर क्लास बाय सब क्लास। इसमें एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। अब इसमें देखें तो जैसे आपने कहा कि एक क्लास है व्हीकल। अब व्हीकल क्लास तो आपने बना दी एक, इसको आप बोलेंगे सपोज सुपर क्लास, जो मेन क्लास हो। अब इससे क्या हुआ, रिलेटेड आपके क्या है, बहुत सारी क्लासेस आपकी लिखी गई। यहां पे क्या हुआ, कार, मोटर साइकिल, आपके ट्रक्स, बसेस। अब देखो ये सब भी क्या है, ये सब आपके किस में आ रहे हैं, ये भी तो व्हीकल्स ही हैं। ये जो है व्हीकल जो क्लास है, इसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर आपके कुछ इसकी प्रॉपर्टी होगी और साथ में इसके फंक्शंस होंगे। अब कुछ ऐसा है कि व्हीकल्स में कुछ आपके, जैसे कि आपने कहा स्टार्ट इज अ फंक्शन, या व्हीकल का क्या होना चाहिए, एक आरसी नंबर होना चाहिए, इसका एक चैसिस नंबर होना चाहिए, का एक मॉडल होता है ना, प्राइस होती है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फंक्शन हो गया कि स्टार्ट स्टॉप ब्रेक, ये सब इसके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शंस इसमें लिखे गए हैं वो कौन कौन यूज कर सके, कार भी यूज कर ले, क्योंकि ये क्या है, इसका सब क्लास है, यानी कि कार इज अ व्हीकल, क्योंकि कार भी एक व्हीकल है, मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहते हैं, ये भी क्या करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं। तो आप वो प्रॉपर्टीज एक ही बार लिखेंगे और ये क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकें, रीयूज कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो इसको बोला जाता है सुपर क्लास। और ये जो क्लास जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है, जहां से इनहेरिट हो रही है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वेरिएबल्स। तो जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा, तभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। अभी सिर्फ एज ए थ्योरेटिकल समझे। तो ये क्या है, एक सुपर क्लास है, और ये हो गई सारी की सारी सब क्लासेस। ठीक। जो क्लास इनहेरिट हो रही है, जिसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया जा रहा है, वो हो गई सुपर क्लास। जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके सब क्लास, इसकी प्रॉपर्टी को ये यूज कर रहा है। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे भी आप देखें, थोड़ा इसको और मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, है ना।
कार के भी क्या हो गए, एक हो गई मारुति, एक हो गई होंडा। ये दोनों के अंदर, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो ये भी क्या करना चाह रहे होंगे, यूज करना चाह रहे होंगे। तो ये क्या हो गया इसके लिए, ये इसके लिए क्या हो गई, कार क्या हो गई, सुपर क्लास हो गई किसके लिए, मारुति के लिए और होंडा के लिए। और होंडा क्या हो गई, सब क्लास हो गई किसकी, कार और कार की। तो कार के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हो जो ये यूज करना चाह रहे हैं। व्हीकल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये कार्स में होंगी। कार के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर होंगी। तो ये क्या होगी, एक चेन हायरार्की बनती है इसमें। ऊपर वाली क्लास जहां जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है, जिनकी प्रॉपर्टीज यानी जिनके वेरिएबल्स को यूज किया जा रहा है, या वेरिएबल्स या फंक्शंस को यूज किया जा रहा है, उनको आप क्या बोलेंगे, सुपर क्लास। और जो यूज कर रहा है वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज फंक्शंस को, वो हो गई सब क्लास। यानी ये सब क्लास है, ये सब क्लास है, ये सब क्लास है। किसकी सब क्लास है ये सारी, कार। ये सब क्लास है आपकी व्हीकल की। और मारुति होंडा क्या है, किसकी सब क्लास है, कार की। और कार मारुति और होंडा के लिए सुपर क्लास है, इसके लिए सब क्लास है। तो इसको आप इस तरीके से, तो इसको इम्प्लीमेंट करके जब हम बताएंगे, धीरे धीरे जो है इसको आगे बढ़ाएंगे क्लास ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे जब इसे इम्प्लीमेंट करके मैं बताऊंगा, तो सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट होगा मेनली। तो ये रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है, जो कि क्या होना चाहिए, रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट होगा, तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। इसको भी देखेंगे किस तरीके से होता है। भाई आपने एक सॉफ्ट एक लिखा, कुछ एक सॉफ्टवेयर लिखा, अब आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर में चेंज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। तो आप नया सॉफ्टवेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो बनाना ही है। लेकिन आपने इसको अगर क्या किया, क्लासेस में बनाया, तो कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसे यूज कर पाए। आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स में इसे बना दिया, डिफरेंट क्लासेस में बना दिया। उसको आप यहाँ यूज कैसे कर लेंगे, कि वहां पे आप उसे क्या बना लेंगे, सुपर क्लास बनाएंगे। और सुपर क्लास को जो यहाँ पे क्लासेस बनेंगी, ये हो गई सुपर क्लासेस, ठीक, जो सेम क्लासेस हो गई। ध्यान से देखें, ये वाली हो गई आपकी क्या, सुपर क्लासेस। और जो इनको इनहेरिट कर रहा है वो हो गई आपकी सब क्लासेस। जो क्लास रियूज करेंगी वो हो गई सब क्लासेस। सुपर क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये सब बोला जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम बाद ही में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसी समय मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तब तक उस पॉलीमॉर्फिज्म जानने के लिए इन तीनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। तो जब मैं इसको कराऊंगा, जब ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, उसके बाद तब जो है तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना, इस वाले पोर्शन। तो इसको अगर मैं बनाऊं ऑब्जेक्ट इसके बनाने, तो इसके लिए मुझे क्लास लिखनी पड़ेगी। अब यहां पे देखो, जब ये क्लास बनी तो ये बन गई। जब जैसे ही मैं इसका क्या बनाता हूँ, आइटम I1, यानी इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पहला, तो क्या होता है, इसको मेमोरी में देखेंगे क्या होता है। इसको इधर ही ले आता है ना पूरा,
थोड़ा सा जो है समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इस क्लास को भी ले आते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे हैं सब। तो जैसे ही मैंने ये अब ये क्लास लिखी, तो अब ये क्लास लिखने के बाद क्या होगा, ये मैंने क्लास लिख दी। अब मैं मेन फंक्शन में जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो आइटम, ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कैसे होता है सब काम, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और यहाँ पे से अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले क्लास का नाम और उसका आई1, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने आई1 ले लिया और एक आई2 ले लिया और एक आई3 ले लिया, है ना, इतना ले लिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने आइटम आई1 आई2 आई3 लिया, हुआ क्या, देखो मेमोरी में क्या काम हुआ, आई1 को एक अलग मेमोरी मिल गई यहाँ पे, आई2 को एक अलग मेमोरी मिल गई, और आई3 को अलग मिल गई। तो अभी मैं आई3 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आई1, ये आई1, ये आई2। अब कैसे मेमोरी मिली, मेमोरी के अंदर क्या जाएगा, अब जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं तब का ये काम है। सपोज मैं आई1 की बात ही करता हूँ, सिर्फ अभी पहले आई1 की बात कर रहा हूँ, आइटम आई1 लिखा मैंने, तो ये ऊपर वाला चल जाएगा, ये वाला, तो ये मेमोरी मिल जाएगी। इसके अंदर क्या मिलेगा, देखो आई1, तो यानी कि जैसे ये लिखा तो एक क्लास चल गई। अब क्लास का कॉपी बन गया, यहाँ क्लास की क्या बन गई, इस पूरे की ये बन गई आपकी, ये बन गया कॉपी, ये बन गई कॉपी इसकी मेमोरी में। जब मैंने ये लाइन लिखी, तो जब ये लाइन लिखी तब क्या हुआ, यहाँ पे इसको एक, यहाँ पे मिला आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ये मिल गया, और टोटल जो भी है। इसको मेमोरी नहीं मिलती, लेकिन ये बाद में एज अ बाद में यूज हो जाता है, लेकिन फिलहाल समझो कि ये सब मिल गया, आई1 के अंदर आ गया ये सब। अब आपका, आपको इसकी एक कॉपी मिल गई, मतलब आपके पास नक्शा था, नक्शे से आपने बिल्डिंग बना ली। अब इसके कमरे जो है आपको भरने हैं, मतलब आइटम आईडी, अब ये बन गया, देखो ये पूरा मिल गया ना आपको, देखो यहाँ तक ये सारी चीजें मिली, आइटम आईडी मिला, आइटम का नाम मिला, क्वांटिटी मिली, प्राइस, और टोटल भी मिल गया। तो अब आपको यहाँ पे इसे भरना है, तो इसे भरने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये बन गया क्या आपका, इसे बोलेंगे आप, ध्यान से देखेंगे, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट बन गया, ये बना ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कभी कोई कहे कि भाई आपने क्लास बना दी, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, क्लास बन गई,
अब कोई बोले कि सर ये क्लास बन गई, ऑब्जेक्ट भी बन गया होगा क्या? तो नहीं, ऑब्जेक्ट अभी नहीं बना। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखें, आइटम क्लास I1, यानी कि अब I1 इसे पॉइंट कर रहा है। I1 के थ्रू अब ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके एक्सेसिबल होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब आपको भरना है I1 से ही ये सारे के सारे क्या होंगे? I1 डॉट डॉट ऑपरेटर लगा के आइटम ID। अब आप उसमें क्या देना चाहते हैं? 1, तो आपने 1 दे दिया। जैसे आपने वहां 1 लिखा, अब यहाँ पे क्या हो गया? इसको मिल गई वैल्यू 1, यानी यहाँ पे 1 मिल गई। अब आपने जैसे लिखा I1 डॉट क्या है? आइटम नेम। अब आइटम का नाम क्या है? ब्रेड। उसने क्या किया? जैसे आपने ये लिखा, उसने इसे ब्रेड दे दिया नाम। आपने तीसरा कहा कि भाई I1 डॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या है? 2, तो आपने 2 लिए, तो यानी यहाँ पे इस तरीके से 2 आ गया। आपने लिखा यहाँ पे I1 डॉट प्राइस कितनी है? तो सीधे सीधे देखो, जितने आपके वेरिएबल है आप उन्हें डायरेक्ट क्या दे पा रहे हैं? वैल्यू दे पा रहे हैं। बाद में मैं दिखाऊंगा कि इसमें सिक्योरिटी ऐड कैसे करते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही यहाँ पे से आप ऐड कर पा रहे हैं। बाद में मैं बताऊंगा इसमें सिक्योरिटी फीचर कैसे डाला जाता है। ठीक, क्लास किस लिए यूज होती है। तो अब आपने प्राइस दे दिया, कितना है इसका? 30 रुपीज का है। 30 रुपीज का है तो इसने यहाँ पे 30 कर दिया। अब आपने यहाँ से क्या कर दिया? फंक्शन भी कॉल कर दिया भाई, I1 डॉट टोटल। अब वो टोटल क्या हुआ? ये आपने यहाँ से कॉल कर दिया इसको पूरे। तो कॉल हुआ, उसने यहाँ पे इसको 60 आंसर आया, उसने यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ गया? 60 आ गया। तो ये हो गया आपका पहले आइटम का। तो ये स्टोर हो गया मेमोरी में। अब हुआ ये मेमोरी में स्टोर, जब इतना काम हो गया मेरा। तो पहली डिटेल हो गई, कंप्लीटेड। अब आप बोलेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, तो पहला क्या हुआ? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके। पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। कैसे बनेगा दूसरा ऑब्जेक्ट? कैसे बनेगा? अब आप फिर क्या लिखेंगे? यहीं पे बना लें। जैसे आप यहाँ पे बना लेंगे I2, तो वो ये भी आपके लिए पोर्शन तैयार कर देगा। और जैसे ही तैयार करेगा पोर्शन आपके लिए ये, उसके अंदर आपका ये सारी चीजें आ जाएगी। अब वो ये अभी क्या है? अब इसको मुझे क्या करना है? भरना है। इनको क्या करना है? देखो, फिल करना है। अब देखो, इसके लिए अलग आ गया I2 के लिए। अब इस I2 के लिए भी जब मैं ऐसे ही कुछ लिखूंगा, तो आइटम I2 डॉट क्या लिखूंगा? I2 डॉट आइटम ID, इसको क्या दूंगा? 2। तो ये इसको 2 दे देगा। आइटम ID, आइटम नेम, यानी I2 डॉट आइटम नेम। तो I2 का आइटम नेम आया, देखो ये दूसरे में क्या है? जूस। तो अब आपका जूस आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी ली यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। तो यानी कि ये देखो, पहला रिकॉर्ड आपने यहाँ स्टोर किया, दूसरा रिकॉर्ड स्टोर किया, इसी तीसरा भी कर सकते हैं। और टोटल इसका यहाँ पे करके, यहाँ पे टोटल बना के इसका टोटल बना सकते हैं। टोटल बिल ये हो गया। तो अगर आपको बोला जाए इसके बाद कि भाई मुझे जो है ये पोर्शन का आइटम का टोटल बता दो, तो टोटल आपका यहाँ से आ जाएगा। अब आप उसको कैसे प्रिंट करते हैं? या आप बोलेंगे कि मुझे इसकी प्राइस बताओ, ब्रेड की प्राइस कितनी, एक ब्रेड की प्राइस कितनी। तो आप यहाँ से प्राइस आइटम 1 के, यानी ब्रेड की प्राइस कितनी है, तो ब्रेड कौन सा आइटम पे है? आइटम नंबर 1 पे। तो अगर आपको आइटम 1 के प्राइस को कैसे वो करेंगे एक्सेस? I1 डॉट प्राइस।
जैसे आपने लिखा I1 डॉट प्राइस, इसको सी आउट के साथ लिखेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें 30। तो इसको हम ये मेमोरी में डाला, इसको वापस निकाल के दिखा भी सकते हैं। ऐसे ही I2 के लिए आएगा। अगर मैं I3 की भी बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही I3 के लिए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी में इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है इनके लिए। इस तरीके से आपकी मेमोरी हमेशा क्या होती है, एलोकेट होती है इन केस ऑफ क्लास। तो व्हाट इज क्लास? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी आपकी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है। तो ये आपकी क्या है? रियल वर्ल्ड की एंटिटी। मैंने उस दिन बताया भी थे कुछ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल्सो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। फिजिकल में रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका क्या है? ये नक्शा है। ये फिजिकली वो प्रेजेंट कहाँ हुआ है? ये लिखने से थोड़ी ना मेमोरी मिली मुझे। जब मैंने इसके यहाँ पे ये बनाया, ये दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट जब बने तो ये इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो फिजिकली प्रेजेंट है मेरे पास कहीं पर, मेमोरी उसकी। तो ऑब्जेक्ट्स इनको कहा जाता है, क्लास इसको कहा जाता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स में बहुत डिफरेंस होता है, और जो कि कईयों को समझ में भी नहीं आता। कि बहुत बार क्या होता है, इसी में परेशानी होती है क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इस तरीके से मुझे बनाने हैं। अब इसको मैं इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। ठीक, ध्यान से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब सीख जाएंगे। आइटम नाम से कर देते हैं, आइटम डॉट सीपीपी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। फिर आप अब मेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे, क्लास आइटम। ठीक है, तो क्लास के अंदर अब आपका पहले आएंगे। अब आप उन्हें प्राइवेट बनाना चाहते हैं भाई, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल पब्लिक बना रहा हूँ दिखाने के लिए। तो पब्लिक के अंदर मैं लिख रहा हूँ, पहला क्या है, आइटम आईडी। तो आइटम आईडी इंटीजर टाइप की होगी, आईडी। फिर आपका आइटम का नाम है तो स्ट्रिंग टाइप में है, स्ट्रिंग आइटम नेम। फिर है आपका तीसरा क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी इंटीजर में ही आएगी, क्वांटिटी। फिर आपका प्राइस, प्राइस आप फ्लोट में लेंगे क्योंकि प्राइस तो भाई किसी में भी जो है आप पॉइंट में भी हो सकता है। फिर टोटल, प्राइस के बाद है क्वांटिटी, फिर टोटल है। तो टोटल इज अ फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फंक्शन भी यहीं पे बना देते हैं। तो पब्लिक है, जितने पब्लिक के नीचे आते जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, पब्लिक होते जाएंगे। तो आपने लिखा कि ये क्या करेगा, एक टोटल। मुझे देखो फंक्शन तो सेम वैसे ही लिखने हैं जैसे मैं अभी तक बताता हूँ, टोटल। या यहाँ पे आप एक और वेरिएबल ले लें, फ्लोट टोटल। इस टोटल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बना लें। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, टोटल की वैल्यू को क्या कर दिया, क्या होगी टोटल की वैल्यू, क्वांटिटी इनटू प्राइस। कितनी क्वांटिटी, और इसको आप क्या कर देंगे, रिटर्न भी करेंगे क्योंकि आपने फ्लोट लगाया हुआ है। और इसके अंदर कोई क्या नहीं है, आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, रिटर्न टोटल। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको वर्ड भी लिख दें क्योंकि टोटल के अंदर वैल्यू आई गई है। एक टोटल के अंदर वैल्यू आ गई ना, यानी टोटल को एक्सेस कर लेंगे जब भी करना हो। तो ये आपकी क्लास बन गई। इस क्लास, ये आपका ब्लूप्रिंट है। अभी ये क्या हुआ, अभी
आपका क्या नहीं है, अब इसमें आप लगा देंगे 1K। अभी इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं कुछ नहीं। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेस करके बताऊंगा इंट मेन से। इंट मेन में आपने लिख दिया। पहले इसका आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब अब हो रहा है उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास। तो अब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जो आपने आइटम लिया है, ये क्लास का नाम आइटम I1 लेते हैं। सिंपल मैं I1 के लिए बना रहा हूँ। ठीक, I1 बना लो या जो नाम तुम्हारे पसंद है, मैंने आइटम 1 लिख दिया। अब आपने इसको वैल्यू दे दी आइटम 1 डॉट। अब देखो आ गया ना, डॉट में आप आइटम आईडी देंगे। आइटम आईडी आपने दे दी 1। आइटम 1 डॉट नेम, तो नाम मैंने क्या दे दिया, उसका नाम है ब्रेड। तो हमेशा जो है स्ट्रिंग किसके अंदर आएगी लिखी हुई, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। आइटम 1 डॉट क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने, तो क्वांटिटी मैंने खरीदी 2। अब वो बोल रहा है कि आइटम 1 डॉट, देखो 2 लिखा तो उसमें कुछ नहीं आया। आइटम 1 डॉट प्राइस कितनी है इसकी, तो आपने कहा प्राइस आपकी कितनी है, 30.00 की। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका आइटम 1 के लिए पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये वाला यहाँ पोर्शन। अब जब एक आइटम 1 के लिए क्या बना, आपका एक पूरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो अब आप टोटल भी निकाल लें। तो टोटल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आइटम 1 डॉट आप टोटल मेथड को कॉल कर दें। इस टोटल को करेंगे अभी, तो इस टोटल के अंदर भी वैल्यू नहीं है, तो आप इसके अंदर करेंगे तो ये क्या होगा, इसको मैं 0.00 दे देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे आज घर में, कि अगर मैं पहले ही टोटल, इस टोटल को चलाने से पहले ही इस टोटल को भी एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो क्या क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये मैंने वैल्यूज दे दी। अब इन वैल्यूज को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक, तो इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बिल। बिल की तरह मुझे इसे प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, सी आउट, पहले आएगा आपका आइटम आईडी, आइटम आईडी आएगी। थोड़ा सा इसको जो फॉर्मेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से करें। जैसे मैं उस दिन कर रहा था, डबल टी लगा के, और फिर आएगा आपका आइटम, या इसमें सिंगल टी लगाएं, फिर आपका आप लिखें आइटम नेम, फिर फॉर्मेटिंग आ जानी चाहिए सबको। फिर आप लिखेंगे क्वांटिटी, फिर है आपका प्राइस, प्राइस, फिर है आपका टोटल, जो टोटल आएगा, और इसके बाद आप कर दें एंड लाइन। इतना आप करेंगे। इसके नीचे अब आपको ये सब प्रिंट कराना है, तो प्रिंट पहला आइटम आईडी कैसे प्रिंट होगी, आइटम किसकी, पहले वाले की, आइटम 1 डॉट आइटम आईडी प्रिंट करें। फिर आप यहाँ पे क्या करें, देखो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इस पूरे को ही यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि, तो इस पूरे को यानी आइटम आईडी की जगह आइटम आईडी कैसे आएगा लिखा हुआ, ये आएगा आपका आइटम 1 डॉट आईडी।
फिर आइटम नेम की जगह आइटम नेम आएगा, आइटम वन डॉट आइटम नेम। अब देखते चलो, क्वांटिटी की जगह आइटम वन डॉट क्वांटिटी, कितने खरीदे। प्राइस की जगह प्राइस आएगी, आइटम वन डॉट प्राइस। और टोटल की जगह टोटल आ जाएगा, आइटम वन डॉट। अब टोटल फंक्शन नहीं कॉल करेंगे क्योंकि टोटल का फंक्शन में टोटल वेरिएबल को कर लेंगे इस वाले को। ये टोटल वेरिएबल कब कॉल हुआ, जब मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन मैंने यहीं पर कॉल कर दिया था। जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो व्हाट हैपन कि ये फंक्शन कॉल हुआ, इस टोटल के अंदर क्या वैल्यू आ गई, क्वांटिटी इनटू प्राइस आ गई। तो ये टोटल एक और वेरिएबल बना दिया मैंने। ठीक, यहाँ से रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, रिटर्न भी करा सकता हूँ, इसको तुम बाद में कर लेना, जब और आगे बता दिया जाएगा तब उसके बाद कर। तो मैंने क्या किया, ये काम कर दिया। सेव करके इसको चला लो। ये देखो अब कहाँ कहाँ तक आ गया है, टोटल भी आ गया। तो अब इसको सेट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, डबल टी ना लगाया जाए फिर कहीं पे भी, है ना। देख लेना कैसे हो रहा है, मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ, तुम किस तरीके से करोगे। अब थोड़ा सा हल्का सा ठीक है ना। देखो पहला आइटम, देखो यही इसी तरीके से मुझे कुछ चाहिए था। आइटम नेम ठीक, क्वांटिटी ठीक, प्राइस, टोटल में दिक्कत है ना। ठीक है, अब मुझे लग रहा आ ही गया लगभग लगभग जो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए था। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, और यहाँ पे आपने इसी तरीके से था, वन आइटम आईडी ब्रेड, टू प्राइस और टोटल, इस तरीके से आना चाहिए था। और इसी के तरीके से मैंने यहाँ पे इसे प्रिंट भी करवा दिया। तो देखो इसमें हुआ क्या कि पहले मैंने, सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रॉब्लम थी उसको देखा। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, आइटम के बारे में मुझे क्या करना था, उसकी डिटेल्स स्टोर करानी थी और यूजर को दिखानी थी। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करने की सोची। तो उसमें मैंने बताया कि हर एक रिकॉर्ड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो आपने ये वाला अभी दूसरे का भी करना चाहे तो दूसरे का, तीसरे का करना चाहेंगे तो तीसरे का भी हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, इस पूरे एक रिकॉर्ड को एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट तो बन गया, ये सपोज ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले एक ब्लूप्रिंट चाहिए। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास बनानी है। तो सबसे पहले काम आप क्लास बनाएंगे। तो क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास की डेफिनेशन ही यही है कि क्या है, क्लास की डेफिनेशन में जब पिछली बार लिखाई थी, तो सेम एज स्ट्रक्चर बट वी कैन मेक फंक्शंस इन इट, डिराइव डेटा टाइप टू स्टोर मल्टीपल हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद फंक्शन, फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसी इसकी क्लास बना ली जाए। तो क्लास में सबसे पहले इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है ना, ये जो ऊपर लिखे हुए इनको आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर भी इसी को बोला जाता है।
इसी को बोला जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है वेरिएबल, बिहेवियर का मतलब होता है मेथड या फंक्शन। तो अब इसमें से देख लेते हैं कि भाई एट्रीब्यूट क्या क्या है। तो आइटम आईडी है। आइटम आईडी आप किस में, अभी आपको थोड़ा सा अपना यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आइटम आईडी हम किस कैसे ले सकते हैं। तो 1 2 3 है तो यानी हमने इंटीजर में ले लिया। यहाँ प्राइवेट लिया तो मैंने प्राइवेट कुछ नहीं किया, प्राइवेट की बात बाद में करेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए था कि आप सिक्योरिटी कैसे इनहांस कर सकते हैं प्राइवेट वाला। तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्या कर दें, सीधे प्राइवेट कर दें। प्राइवेट मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर आपका आइटम नेम आया, तो आइटम नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग में देखो मैंने लिखा हुआ है, क्वांटिटी फ्लोट में, प्राइस फ्लोट में, और टोटल जो आएगा, ये टोटल कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों की मदद से। तो यानी ये फंक्शन, इसीलिए मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा आपका इनमें से क्या है, वेरिएबल है। तो अब इसका एक क्लास बना लेते हैं पहले। क्लास में क्या हुआ, इंटीजर आइटम आईडी ये बनाया, और इसको फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल क्या है, इस तरीके से। अब क्या करूंगा, अब तो क्लास बन गई। अब ये चीज इसको मेरे को मेमोरी में स्टोर करना है। पहले पहले हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर मेमोरी के बाद डेटाबेस में स्टोर करते हैं हमेशा। डेटाबेस तुम्हारे पास अभी है नहीं, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे मेमोरी में बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तब जब अगले सेमेस्टर में इस वाले पोर्शन को भी डेटाबेस में डालना होता है, तब जाके परमानेंटली स्टोर होता है। अभी ये किसमें, ये जो बात चल रही है, ये किसकी चल रही है, ये चल रही है आपकी रैम की बात चल रही है। जो आपका रैम होती है, टेम्परेरी मेमोरी, वहां स्टोर हो रहा है ये सब। तो अब इसे कैसे स्टोर किया जाए, तो इसका पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाए दो। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, अब इनका क्या हुआ, इनको मेमोरी मिल गई है और ये मिल गए इन्हें। अब इनको भरना है मुझे, इस वाले डेटा से भरना है मुझे। अब ये जो डेटा है ये यूजर दे दे, या तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, या इसे क्या करे, यूजर दे, यूजर टाइप करे। इनपुट के मेथड्स है ना, इनपुट के कई सारे मेथड। इनपुट देने के मेथड है कि डायरेक्ट लिख दो, यूजर से ले लो, या फिर क्या हो, ये सब क्या करे, बार कोड से स्कैन हो। तो वो भी क्या है, बार कोड इज इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जितने भी होते हैं उससे आप ये इनपुट दे सकते हैं। मैंने डायरेक्ट दे दिया, आप इसे यूजर से भी ले सकते थे। अब ये जैसे ही मैंने इसको वैल्यू दी, वैल्यू किस तरीके से दी जाती है मैं बता चुका हूँ। जैसी वैल्यू दी, इसको जो मेमोरी मिली थी वहां पे ये सारा डेटा स्टोर हो गया। अब आप ये डेटा को यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो निकालने का क्या तरीका है, सीधे सीधे आइटम वन डॉट आई डी दिखाएंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। तो वो क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा वहां से। इसी तरीके से अगर आप आइटम क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे आइटम का भी आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आइटम 2 के लिए भी देना चाहते हैं, ठीक, तो आप दे सकते हैं आइटम 2। आइटम 2 के लिए ये आ गया। इसके लिए थोड़ा पहले, सबसे पहले इसको आइटम 1 नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं आइटम 1 कर दूं, देखो अब मैं क्या होता है, एक और चीज बता देता हूँ। आइटम 2 का क्या है, जूस, ये क्वांटिटी आपने 2 ली, और प्राइस है इसका 100 रुपए का एक है, और टोटल निकाल दी। तो अभी क्या होगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें, क्या होगा अभी, क्या आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं इसको अभी चेंज कर दूं, तो देखो अब क्या है, आइटम आईडी 2 जूस 200 और टोटल 200। जबकि मुझे तो चाहिए था क्या, ये चाहिए था, तो ये वाला कहाँ गया। अगर मैं फिर देखो, मैंने क्या किया, नीचे क्या लिख दिया, आइटम, सपोज i2 डॉट आइटम आईडी, यही लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दिया, i1 डॉट आइटम आईडी लिख दिया, और यहाँ पे 2 कर दिया। तो ये क्या है, ये वेरिएबल ही है। तो इसने इसे क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया ये वाला। जैसे वेरिएबल में होता था कि भाई आपने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया x इज इक्वल टू 4, अगले ही लाइन में आपने x इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 4 आपका ओवरराइट हो जाएगा 5 से। तो लेटेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर हो जाएगी।
तो इसी ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने क्या किया देखो, जब मैंने यहाँ पे आइटम वन को पूरी वैल्यूज दी, उसके बाद सारी की सारी ओवरराइट हो गई। देखो आइटम वन डॉट आइटम आईडी टू हो गई। तो यहाँ पे किसके लिए देना है, आइटम टू के लिए। जब मैं आइटम टू के लिए यहाँ पे दूंगा तो आइटम टू के लिए आएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी। क्लास इस तरीके से जाएगी बन के, और आप इसी लाइन को क्या करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, अभी सिर्फ आइटम वन का आएगा। तो दोनों लाइनों में क्या हो जाएगा देखो, दोनों लाइंस में सेम डेटा आ जाएगा। लेकिन दोनों लाइन में मुझे सेम डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे आइटम टू का डेटा चाहिए। आइटम टू, इस तरीके से आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे आइटम टू। अब इसे चला के देखें तो अब देखो क्या आता है। अब आया। अब आप चाहते हैं कि इसका टोटल यहाँ पे आ जाए भाई, टोटल इसका। अभी मैं तीसरा वाला नहीं लिख रहा हूँ, और तीसरा वाला भी लिखना चाहते हैं तो तीसरा वाला भी लिख सकते हैं। तीसरे वाले का क्या है, उस पूरे को ही बना देते हैं, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कि भाई सर ने जो है लिखा नहीं। आइटम पहले थ्री कर दो सारे। हर चीज तुम्हें देखनी चाहिए जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो भी, और साथ ही साथ अपने आप भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए कि यार अगर ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, ऐसा करता हूँ तो क्या होगा। तो ये है दाल, ठीक, तो थ्री कर देते हैं। यहाँ आपने दाल खरीदी, इसके कितने लिया, आधा किलो लिया आपने ना, तो इसको कितना लिया आपने, 0.5 ले लिया। 0.5, ये क्या रुपए किलो है, 150 रुपीज़ की है ये, है ना, उसका जो प्राइस है, और टोटल ये हो गया। तो अब इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, शो कर दो। मैंने देखो वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज आप यूजर से भी ले सकते हैं। अब यूजर से लेना जब सिखा रखा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कैसे निकाले। अब आइटम थ्री, फिर मैं इसे क्या करूंगा, देखो अब मैं ये सारा कोड रिपीट हो रहा है। जहां रिपीट होता है कोड वहां पे आप क्या करते हैं, कोड जहां रिपीट हुआ वहां पे आप लूप में उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब देखो अब क्या आउटपुट आता है। अच्छा आइटम थ्री क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं था और उसको वैल्यू देने लगा। तो अब यहाँ पे आइटम थ्री भी दे देते हैं। तो अब देखो अब पूरा आ गया। अच्छा क्वांटिटी जीरो क्यों आ रहा है, क्वांटिटी जीरो दी क्या, ओह अच्छा 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 अच्छा। देखो क्वांटिटी क्या कर दी मैंने, इंटीजर में ले लिया ना। अब इसको फ्लोट में लेना पड़ेगा क्योंकि मैं पॉइंट में ले रहा हूँ देखो, तो इसको फ्लोट में मुझे लेना पड़ेगा। ठीक, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके पास ये आती हैं उसको देख लेना चाहिए। अब आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल भी आ जाए भाई, तो टोटल कैसे आएगा, टोटल भी ले आते हैं। तो एक पूरी लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, कोड रिपीट हो रहा है जहां पे, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे। अच्छा अब एक और काम करेंगे, यहाँ पे एक फ्लोट टोटल ले लेंगे। ठीक, और इसके अंदर आप क्या क्या करेंगे, आइटम वन डॉट टोटल, टोटल जो वेरिएबल है उसको, ये वाला जो टोटल है इसको, प्लस आइटम टू के टोटल को, प्लस आइटम थ्री के टोटल को आप क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे और इसको प्रिंट करा लेंगे। तो सी आउट देखो बहुत सरल था। बाद में मैं इसे एरे से करूंगा, और यहाँ पे मैंने टोटल को प्रिंट करा दिया। ठीक,
अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है वो, ठीक होता है नहीं होता, कहाँ तक आता है। तो ये इस तरीके से कुछ बता रहा है। अच्छा। हम्म। तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, और यहाँ पे पहले लिखते हैं ग्रैंड टोटल लिख देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ऊपर कैलकुलेट कर लेना कितना है। ये थोड़ा सा एक और दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आ जाएगा। देखो आप ग्रैंड टोटल आ गया 335 आ गया, ठीक है ना, ये आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे, अब आप चाहें तो वहां से भी ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल बिल आ गया आपका कितना, 635 रुपीज। और यहाँ पे भी मेरा, अच्छा यहाँ दो दो लिए ना, वहाँ मुझे लग रहा कुछ ज्यादा लिए होंगे मैंने। हाँ 5 लिए थे तो वो उस तरीके से हो गया, तो इसका ग्रैंड टोटल आपका 335 रुपीज हो गया। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल क्या था, टोटल बिल है ना वो लिखा हुआ, टोटल बिल लिख दें। थोड़ा और जितना अच्छा बनाना चाहेंगे उतना अच्छा बन जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे से हटा के यहाँ लिख दूँ तो भी काम बन जाता। देखो कैसे बनता है, देखा टोटल बिल, और ये आ गया 335, आ गया टोटल बिल। तो इस तरीके से आपको जनरेट करना है। ये आप कर सकते हैं किसकी मदद से, क्लास की मदद से। अब इतना पहले समझेंगे, देखो आइटम 1 के लिए कैसे लिया। अब घर में होमवर्क क्या है कि ये जो आइटम है ये कौन दे, इसमें मैं लिख देता हूं टू डू, क्या है कि जो ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन बाय, कौन देगा इसे, यूजर। सारे के सारे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि आइटम आईडी, आपका आइटम नेम, क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी को मैंने फ्लोट में ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे परेशानी आई। क्योंकि क्या हो रहा था, क्वांटिटी में आधा किलो भी ले सकता हूँ, तो आधा किलो को कैसे लिखूंगा, 0.5 ही लिखूंगा हमेशा। और भाई इतनी चीजें आपको यूजर से लिखनी है। तो ये आपका घर का काम हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे, क्लीन कोड लिखेंगे तो आपका क्या होगा। देखो इसको समझना है मेन, इसका मैं वो आपको शेयर कर दूंगा सबको आज। इसका क्या कहते हैं, पूरे कोड को, इस कोड को देखेंगे, इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसको देखेंगे पूरा। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, तब आपके लिए एक और होमवर्क है ये कल के लिए। पहले तो इसी को करेंगे। अब एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसका डेटा मुझे स्टोर करना है। अब ध्यान दें कैसे, स्टूडेंट के को मुझे इस तरीके से शो कराना है। ये उसका रोल नंबर शो होना चाहिए, एबीसी यानी कि नेम मैंने ऐसे ले रखे हैं तो नेम शो होना चाहिए,
दो सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं मुझे, एक तो सी प्लस प्लस, एक आरडीबीएमएस में। उसके मार्क्स कितने हैं? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। उसके बाद इसको, इसकी परसेंटेज निकालनी है। समझ में आई बात? परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज निकालने के बाद आपको उसका ग्रेड भी निकालना है। अब देखो कौन किससे कनेक्टेड है। रोल नंबर तो आप यूजर से लेंगे, यहां तक मार्क्स भी लेंगे। परसेंटेज किसके बेसिस पे निकलेगी? इन दोनों के बेसिस पे, यानी कि परसेंटेज क्या है आपका? एक मैथ फंक्शन है। ग्रेडिंग कैसे होगी? अगर आपका जो है 70% से ऊपर नंबर आए तो आप ए है, ए प्लस है। जैसे मैंने ग्रेडिंग कोई सी भी आप कर सकते हैं, तो मैंने वही कर दी कि 90 या 85 से ऊपर वाले ए प्लस, 70 से और वहां तक के 80 तक के ए, उससे नीचे बी, ऐसे इस तरीके से 40 से 50 के बीच में सी। तो ये ग्रेड, ग्रेड किसके बेस में निकलेगा? परसेंटेज। तो ग्रेड भी क्या है आपका? यानी कि फंक्शन है। तो इस तरीके से आप किन्हीं 5 स्टूडेंट्स के डेटा को, या तीन ही को ले लो चलो फिलहाल अभी, तो आप इन तीनों को क्या करेंगे? इन तीनों के डेटा को स्टोर करेंगे मेमोरी में। तो सबसे पहला है कि वैप, यानी राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू, फर्स्ट इज टू होल्ड द डिटेल्स ऑफ अबव स्टूडेंट्स, यानी कि इनको मेमोरी में होल्ड किया जाए। दूसरा, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ व्यूइंग डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग हिज और हर रोल नंबर। इसका मतलब है कि आप रोल नंबर एंटर करें 2 और उसका पूरा डिटेल दे। अभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अभी इस प्रोग्राम में क्या है? डिटेल सबकी निकल के आ रही है। इसी प्रोग्राम को मैं कह दूं कि भाई आप क्या करें, इसी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में भी करेंगे और उसमें तो करेंगे, कि मैं यूजर से मांगू कि आप कोई आइटम आईडी डालें। पहले आप यूजर से ले लें सारे आइटम। अब आप ये सबके ना दिखाते हुए, जैसे यहाँ पे मैं सबके दिख रहे हैं, ये सबके दिख रहे हैं, एक तो ये बना लें कि सबका क्या आ जाए, टोटल बिल आ जाए। एक आ जाए कि भाई आप क्या करें, यूजर से बोले आप कोई आइटम आईडी डालें और उसकी पूरी डिटेल दे दूं, मतलब कि उसका आइटम नेम, और क्वांटिटी नहीं, उसकी प्राइस, उसका आइटम नेम 2 नंबर आईडी में जूस है, और उसका प्राइस ये दो दिखाने। क्वांटिटी तो जब यूजर लेगा तब की बात है। तो आप क्या करें कि ये भी दिखाएं साथ में, कि आइटम आईडी से आप क्या करें, आइटम आईडी डालें और उसका आइटम नेम और उसका प्राइस मुझे शो करके दिखाएं। तो ये भी है। जैसे यहाँ पे क्या है कि आप क्या करें, जैसे आपने रोल नंबर 3 डाला तो उसका पी क्यू आर, उसके मार्क्स इतने इतने हैं, परसेंटेज इतने और ग्रेड ये शो। फिर आपका आए कि भाई अगर सपोज आपके पास 3 है, इन तीनों में से टॉपर की डिटेल निकाल के दे मुझे। तो अभी तो 3 है, यहाँ पे 50 हो सकते हैं, 100 बच्चे हो सकते हैं, तो इनमें टॉपर कौन है, उसकी डिटेल भी मुझे फाइंड करके देनी है। उसके लिए लॉजिक लगाना है। तो ये आपके पास क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। इन 3 प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, यानी कि सिंपल क्लास की मदद से इसे कैसे करेंगे ये देखें। तो कल हम इनको देखेंगे, इसको भी देखेंगे, थोड़ा इसका भी प्रोग्रामिंग पार्ट कल ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ों के मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, बस पढ़ लेना आज इसे ढंग से। इनकी ऊप कंसेप्ट के सिंपल सिंपल डेफिनेशंस आप बुक से पढ़ लें। सुपर क्लास, सब क्लास क्या होती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, तो जब इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल होगा, प्रोग्राम होंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें सब समझ में आ जानी, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये वाला पोर्शन कैसे होगा, कैसे हम रीयूज करते हैं कोड को, ये सब पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।